हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पॉजिटिव अप्रोच में स्वागत है। आज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पर यह सेकंड वीडियो होने वाली है और फिजिक्स क्लास की हमारी जो है 63rd वीडियो होने वाली है। आज की इस क्लास में हम जो हमने प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन छोड़े थे 2019 टीजीटी कमीशन के, उनको आज सॉल्व करेंगे। यहाँ स्क्रीन के ऊपर आपको क्वेश्चन दिखना शुरू हो जाएगा, फिर जो है हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे आपको पता लग जाएगा किस तरीके की आपकी तैयारी है, कितना आपको और तैयार करना है अभी, और किस तरीके के क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए तो बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए देखिए, आज की वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 123 है, 2019 कमीशन था ये। क्वेश्चन क्या है, वेन डी ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड टू। फिर से आपको बता दूं, अगर आप चैनल पे नए हैं, इस तरफ जो है मैंने स्क्रीन रखी हुई है क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए, ठीक है। वेन डी ग्राफ जनरेटर इज यूज्ड टू, ऑप्शन ए मेजर हाई पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन बी प्रोड्यूस हाई डीसी पोटेंशियल, ऑप्शन सी प्रोड्यूस एसी पोटेंशियल एंड ऑप्शन डी कंपेयर हाई डीसी पोटेंशियल। वेन डी ग्राफ जनरेटर जो होता है उसका यूज किया जाता है टू एक्सलरेट द पार्टिकल एट हाई वोल्टेज और हाई पोटेंशियल के ऊपर। तो डायरेक्ट यहां से पता चल रहा है ऑप्शन बी प्रोड्यूस हाई डीसी पोटेंशियल इज अवर राइट आंसर। हाई डीसी पोटेंशियल को जो है ये प्रोड्यूस करेगा कौन, वेन डी ग्राफ जनरेटर। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 124, इफ अ वायर इज स्ट्रेच्ड टू मेक इट 0.1% longer, its resistance will be, ऑप्शन ए increase by 0.05%, ऑप्शन बी increase by 0.2%, ऑप्शन सी डिक्रीज बाय 0.05% एंड ऑप्शन डी डिक्रीज बाय 0.2%। आपको बताना है अगर उसकी लेंथ इंक्रीज हुई है 0.1% से, रेजिस्टेंस पे क्या फर्क पड़ेगा। देखिए 124th क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए रेजिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, R इज इक्वल टू रो L ओवर A, ठीक है। अब जैसे इसकी लेंथ इंक्रीज हो रही है एरिया पे भी फर्क पड़ेगा, लेकिन इसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। तो हम इसका यहां पर वॉल्यूम बनाएंगे, कैसे बनेगा, एरिया इंटू लेंथ बन गया वॉल्यूम हमारे पास, ऊपर भी L से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच इज इक्वल टू रो L स्क्वायर डिवाइड बाय V। अब ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। टेकिंग लॉगरिथम, लॉग जो है बोथ साइड लेंगे और डिफरेंशिएट करेंगे। अब डी डी एक्स ऑफ लॉग एक्स होता है 1 ओवर एक्स, ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहां पर कितना आएगा, 1 ओवर आर इंटू डेल्टा आर, विच इज इक्वल टू, ये कांस्टेंट है, टू डेल एल ओवर एल। हो गया, ये आ जाएगा हमारा कितना रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ, विच इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ कितनी इंक्रीज हुई, डेल एल ओवर एल 0.1%, विच इज इक्वल टू 0.2% जो है रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा हमारा। सो ऑप्शन बी इंक्रीज बाय 0.2%, ऑप्शन बी जो है हमारा राइट आंसर है। इस क्वेश्चन को और मेथड से भी किया जा सकता है, लेकिन वो लॉन्ग मेथड है। दिस इज अवर शॉर्टेस्ट मेथड। एग्जाम में आपको आंसर निकलना चाहिए और जितना शॉर्ट तरीके से हो सके उतना शॉर्ट आपको करना है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a heater coil is cut into 2 equal parts and only one part is now used in the heater. The heat generated will be now, option A double, option B 4 time, option C 1/4 and option D half। क्या बोल रहा है कि ये कोई, मान लीजिए ये कोई कॉइल है हमारे पास, ठीक है, इसे हाफ किया गया, हम सिर्फ इसी कॉइल का यूज करेंगे, जो एक कॉइल बची हमारे पास, दूसरी का यूज हम नहीं करेंगे, तो हीट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। हीट फार्मूला आपको आना चाहिए, अगर टैट की प्रिपरेशन भी आपने की है वहां पर भी हीट का फार्मूला है और मैंने अपने नोट्स में आपको ऑलरेडी करवाया है, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। अब हमें पता है V इज इक्वल टू आई आर होता है, यहां से I कितना हो गया, V बाय आर, भरिए I की जगह V बाय आर, कितना आ गया, V स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर से ये आर कैंसिल हो जाएगा, यहां पर बचा R इंटू टी। दिस इज अवर हीट।
अब ये रिलेशन हमने इसमें क्यों तोड़ा अभी समझ आएगा आपको। देखिए ये कॉइल थी, क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि उस कॉइल की लेंथ को किया गया हाफ। हमें पता है रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के, ठीक है, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। जब लेंथ इसकी हाफ होगी तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा नया हमारा R/2, क्योंकि लेंथ आधी हो गई तो रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। अब देखिए न्यू एच डैश कितना आएगा, जो न्यू हीट है जब हमने लेंथ हाफ कर दी कॉइल की तो कितना आएगा, V² डिवाइडेड बाय R, 2 ऊपर चला जाएगा इंटू T विच इज इक्वल टू 2 टाइम ऑफ H, यानी हीट का डबल हो जाएगा जैसे ही हम इस कॉइल को हाफ करेंगे। कौन सा ऑप्शन सही है हमारा, ऑप्शन ए विल बी अवर राइट आंसर। क्यों होगा राइट आंसर, देखिए हमने फॉर्मूला लगाया, लेंथ को हाफ किया, ठीक है, वहां से देखा आपने 2 टाइम ऑफ H हो गई हमारा न्यू हीट। तो यहां से आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। बस आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और उन्हें अप्लाई करना आना चाहिए, बीच में किस रिलेशन का यूज करना है वो भी आपको आना चाहिए। आई होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ। फिर भी कोई डाउट और क्वेरी रहती है प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126। अ हीटर कॉइल इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये तो चलिए हम कर दिया। 126 द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल ऑफ EMF 2 वोल्ट इज 0.1 ओम, इट इज कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 3.9 ओम, द वोल्टेज अक्रॉस द सेल, वोल्टेज पूछी गई है अक्रॉस द सेल। क्या बोला गया है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है जिसका EMF है 2V, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.1 ओम, यानी देखिए EMF दिया गया है 2 वोल्ट, तो इसका इंटरनल रेजिस्टेंस को स्मॉल r से डिनोट करते हैं, 0.1 ओम है। और क्या कहा गया है कि इसे कनेक्ट किया जा रहा है रेजिस्टेंस 3.9 ओम के साथ, तो कैपिटल R इज इक्वल टू 3.9 ओम है। हमसे पूछा गया है द वोल्टेज अक्रॉस द सेल, ऑप्शन ए 0.5, बी 1.9, सी 1.95 एंड डी 2 वोल्ट। देखिए कैसे करना है क्वेश्चन, यहां पर लगेगा किरचॉफ्स लॉ, किरचॉफ्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, क्या माफ कीजिएगा किरचॉफ्स लॉ ऑफ कैपेसिटेंस क्या कहता है हमारा, वो होता है -2 प्लस I इंटू इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 0। यहां से देखिए I कितना निकलेगा, 2 परली तरफ चला गया, 2 डिवाइड बाय R प्लस R कितना होगा 3.9 प्लस 0.4 इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 1/2। I आ गया हमारे पास 1/2, ये आया भी हमारे पास करंट। अब हमसे पूछा क्या है वोल्टेज अक्रॉस द सेल। अब देखिए वोल्टेज कितनी होगी, वोल्टेज पूछिए अक्रॉस द सेल, तो टोटल EMF जो होगा उससे माइनस करेंगे ये वाली वोल्टेज V दैट इज इक्वल टू IR। I कितना है 1/2 इंटू रेजिस्टेंस 0.1 विच इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/20 विच इज इक्वल टू 0.05 विच इज इक्वल टू 0.05। IR माइनस करेंगे विच इज इक्वल टू EMF है 2 माइनस 0.05 विच इज इक्वल टू 1.95 वोल्ट। ये आ जाएगी हमारी वोल्टेज अक्रॉस द सेल। कैसे निकली, टोटल EMF से जो है इस रेजिस्टेंस का वोल्टेज हमने माइनस की, हमारे पास टोटल वोल्टेज निकल गई थ्रू आउट द सेल। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। बार बार आपको समझा रहा हूं, फार्मूलाज याद होने चाहिए, फॉर्मूला में जो है रिलेशन कैसे लगता है। देखिए यहां पर कौन सा रिलेशन लगा, किरचॉफ्स लॉ लगा यहां पर, ठीक है। ये चीजें आपको आनी चाहिए, कब आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। जितने ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहेगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल पर जो है फिजिक्स की क्लासेस ली जा रही हैं। अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखी प्लीज उन वीडियो को जरूर देखें। किसी को हमारे नोट्स परचेज करने हैं वो भी प्रावधान है, ठीक है। उसके लिए हमारी व्हाट्सएप ID पे आप मैसेज कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 127, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ऑप्शन ए कार्बन,
ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी मैग्नीज एंड ऑप्शन डी सिल्वर। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए कार्बन। ऑप्शन ए कार्बन। यहां पर ग्रेफाइट भी होता तब भी राइट आंसर होना था। कार्बन ग्रेफाइट के जो है रूम टेम्परेचर पर नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है, तो इसका मतलब जब इसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो रेजिस्टेंस होता है वो डिक्रीज करता है कार्बन ग्रेफाइट के केस में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किरचॉफ्स लॉ और बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ ऑप्शन ए एनर्जी एंड चार्ज, ऑप्शन बी चार्ज एंड एनर्जी, ऑप्शन डी मास एंड चार्ज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। देखिए कौन सा आंसर सही होगा। किरचॉफ्स के दो लॉ आपको बताए गए थे, नोट्स में नहीं पढ़ा अभी तक, वीडियो जरूर देखिए, वहां पर बताया गया है। किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ्स सेकंड लॉ। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है कि किसी जंक्शन पर मान लीजिए कोई करंट आ रहा है, तो उस जंक्शन से जब करंट बाहर जाएगा वो भी उतना ही करंट बाहर जाएगा। अब करंट का मतलब चार्ज, ये आपको अपने थोड़े से ऐसे पॉइंट बनाने हैं कि करंट थ्रू आउट द जंक्शन जितना आया उतना बाहर गया। याद रखने के लिए करंट हो गया, करंट का मतलब चार्ज, यानी चार्ज हो गया कंजर्व। तो पहला आएगा, जो पहला लॉ है किरचॉफ्स का वो बोलता है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। दूसरा लॉ बोलता है किरचॉफ्स का कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा चार्ज एंड एनर्जी। देखिए ऑप्शन ए भी यही है, एनर्जी एंड चार्ज, लेकिन वो उल्टा लिखा गया है। ये लिखा गया है रिस्पेक्टिवली, कैसे, फर्स्ट लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ, दिस इज सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ्स लॉ। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। वैसे ऑप्शन ए भी इसका सही आंसर है, लेकिन ऑप्शन बी जो है फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ को सीरीज में लिखा गया है, इसलिए ये ज्यादा एक्यूरेट आंसर कहलाता है हमारा। इन चीजों का भी खास ख्याल रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 129। टू हीटर वायर ऑफ इक्वल लेंथ आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज देन इन पैरेलल। पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर पैरेलल में कनेक्ट किया गया। रेशो ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन टू केस। रेशो पूछी गई है किसकी, कौन सा क्वेश्चन है ये, 129 किसकी पूछी गई है रेशो। देखिए टू हीटर वायर ऑफ इक्वल लेंथ आर, पहले उन्हें इक्वल लेंथ है, ठीक है, उन्हें सीरीज में कनेक्ट किया गया, फिर उन्हें पैरेलल कनेक्ट किया। हीट की पूछी है, हीट का फार्मूला आना चाहिए I स्क्वायर आर टी विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। दिस इज अवर हीट फॉर्मूला। अब देखिए जब रेजिस्टेंस होता है सीरीज में तो डायरेक्ट ऐड होता है, ठीक है, R1 प्लस R2 यानी R प्लस आर विच इज इक्वल टू 2R। तो इस केस में हीट क्या होगी, जब हमने सीरीज में जोड़ा है, ध्यान दीजिए, वी स्क्वायर ओवर आर, आर है 2R, तो कितना आएगा 1/2 इंटू एच, ये आ गई हीट। अब जब हीट को हमने पैरेलल जोड़ा है, माफ कीजिएगा, जब हीटर को हमने पैरेलल जोड़ा है तब क्या होगा। देखिए रेजिस्टेंस को जब पैरेलल जोड़ा तो होगा 1/R प्लस 1/R, माफ कीजिएगा यहां पर आएगा 1/R जब हमने इन्हें पैरेलल जोड़ा है, तो विच इज इक्वल टू 2/R, तो R पैरेलल कितना आ गया R/2। ठीक है, तो हीट देखिए कैसे आएगी, यहां पर हीट पैरेलल, P से इसलिए डिनोट कर रहा हूं ताकि आप डिफरेंशिएट कर सके कि कौन पैरेलल है कौन सीरीज में है। वी स्क्वायर ओवर आर, आर है R/2 यानी ऊपर चला जाएगा 2H आया। अब हमसे पूछा है सीरीज के साथ पैरेलल की रेशो, तो ये ध्यान रखना है कौन सा ऊपर आएगा, HS ओवर HP विच इज इक्वल टू 1/2H डिवाइड बाय 2H, H से H कैंसिल, 1/4 विच इज इक्वल टू 1:4 रेशो। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी 1/4 रेशो। यहां पर आप गलती क्या कर सकते हो, अगर आपने HP ओवर HS कर दिया तो 4:1 हो जाएगा, और आप ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर दोगे, वो क्वेश्चन हो जाएगा आपका गलत। जिस सीरीज में क्वेश्चन में लिखा गया है उसी सीरीज में जो है रेशो निकालनी है। इन चीजों का खास ख्याल रखना है जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। और आप देखिए कौन कौन से रिलेशन का ज्यादातर यूज हो रहा है, कैसे कैसे यूज हो रहा है, तभी जो है आपके क्वेश्चन एग्जाम में अच्छे से सॉल्व होंगे। और इतना मान के चलिए आप 50% आप देख सकते हैं न्यूमेरिकल्स हैं फिजिक्स में, 50% जो है डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो यहां से आप टाइम से भी अपना कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 130, अ किलोवाट आवर इज अ यूनिट ऑफ ऑप्शन ए एनर्जी,
ऑप्शन बी इलेक्ट्रिक करंट, ऑप्शन सी इलेक्ट्रिक एंड ऑप्शन डी पावर। साफ कंफ्यूज जो हमें होगा वो होंगे हम एनर्जी और पावर में। देखिए किलोवाट आर पूछा गया है, ठीक है। एनर्जी क्या होती है? एनर्जी होती है पावर इनटू टाइम। पावर की यूनिट किलोवाट, टाइम की आर, तो किलोवाट आर किसकी यूनिट आ गई हमारे पास? एनर्जी की यूनिट आ गई। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन ए एनर्जी इज अवर राइट आंसर। पावर की यूनिट होती है सिर्फ किलोवाट, यहां पर पूछा गया है किलोवाट आर, टाइम भी साथ में लगेगा तो करके जो है इसकी यूनिट हो गई एनर्जी की। होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ससेप्टेबिलिटी इज पॉजिटिव फॉर। ससेप्टेबिलिटी पॉजिटिव किसके लिए होती है? डायरेक्ट नोट्स में आपको क्वेश्चन करवाया गया था, कहा भी गया था इंपॉर्टेंट है। अभी तक वीडियोस नहीं देखी जरूर देखें। अगर नोट्स परचेज करने हैं, वीडियो नहीं देखनी है तो वो भी प्रावधान है। देखिए ससेप्टेबिलिटी, ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। ससेप्टेबिलिटी होती है पॉजिटिव पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए और फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए। ऑप्शन ए है पैरामैग्नेटिक, ऑप्शन बी फेरोमैग्नेटिक, दोनों जो है ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन ए भी ठीक है, ऑप्शन बी भी ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिएगा अब यहां पर ऑप्शन एग्जाम में तो हमें सिर्फ एक ही गोला करना पड़ेगा सिलेक्ट। हो सकता है अगर इस तरह का क्वेश्चन है सबको ग्रेस मार्क्स मिल जाए, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जो क्या पूछा है, जो हमारे पास ससेप्टेबिलिटी है वो पैरामैग्नेटिक के भी पॉजिटिव होती है, फेरो के लिए भी पॉजिटिव होती है, लेकिन पैरामैग्नेटिक के लिए वो हल्की मतलब कम पॉजिटिव होती है एज कंपेयर टू फेरोमैग्नेटिज्म। क्या कहा मैंने? पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए वो कम पॉजिटिव होती है अगर उसे फेरोमैग्नेटिक से जो है हम रिलेट करेंगे। तो फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए ससेप्टेबिलिटी हमारी ज्यादा पॉजिटिव होगी। अगर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है आपको तो ऑप्शन बी को सिलेक्ट कीजिएगा जो ज्यादा पॉजिटिव होगा, तो ज्यादा चांसेस है क्वेश्चन ठीक हो जाए। इन केस अगर किसी को ग्रेस नहीं मिलेगी इस क्वेश्चन में तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। पैरामैग्नेटिक के लिए भी पॉजिटिव होती है ससेप्टेबिलिटी, लेकिन अगर फेरोमैग्नेट से कंपेयर करेंगे तो वो कम होती है, ठीक है। इन चीजों का खास ख्याल रखना है, ये तभी होगा जब आप डिटेल से जो है इन क्वेश्चन को पढ़ोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फॉर फॉर्मेशन ऑफ परमानेंट मैग्नेट द मटेरियल शुड बी। परमानेंट मैग्नेट के लिए मटेरियल में क्या क्या होना चाहिए? हाई परमिएबिलिटी, हाई करेक्टिविटी, हाई रिटेंटिविटी, ये तीनों चीजें हाई होनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट के लिए। ऑप्शन देखिए, हाई करेक्टिविटी ऑप्शन ए ठीक है, ऑप्शन बी लो करेक्टिविटी जी नहीं, ऑप्शन सी लो रिटेंटिविटी जी नहीं, ऑप्शन डी बोथ ए एंड सी ये भी नहीं होगा। ऑप्शन ए जो है यहां पर हमारा राइट आंसर होगा, हाई करेक्टिविटी। वैसे इसका जो एक्यूरेट बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा वो होगा हाई करेक्टिविटी, हाई रिटेंटिविटी, हाई परमिएबिलिटी। ये तीनों चीजें हाई होनी चाहिए परमानेंट मैग्नेट मटेरियल के लिए। होप क्लियर हुआ होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, टेस्ला। टेस्ला इज ए यूनिट ऑफ मैग्नेटिक। टेस्ला किसकी यूनिट है? मैग्नेटिक इंडक्शन की। 133 का ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर, मैग्नेटिक इंडक्शन। मैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है? इट इज द नंबर ऑफ लाइन्स, इट इज द नंबर ऑफ लाइन ऑफ फ्लक्स पासिंग थ्रू यूनिट एरिया। मैग्नेटिक फ्लक्स की लाइन जब यूनिट एरिया से पास होते हैं उसे कहा जाता है मैग्नेटिक इंडक्शन। और इसकी यूनिट कितनी होती है? टेस्ला, जिसे और क्या लिखा जा सकता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। हर एक चीज आपको अपने लेक्चर में बताई गई है, ठीक है। आई होप यहां तक क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। डायनमो वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। डायनमो और जनरेटर किस प्रिंसिपल पर वर्क करता है? ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ऑप्शन बी इंड्यूस्ड करंट, ऑप्शन सी इंड्यूस्ड मैग्नेटिज्म एंड ऑप्शन डी फैराडेज इफेक्ट। डायरेक्ट आंसर होगा इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर। ऑप्शन ए इज अवर राइट आंसर। जो डायनमो है, जनरेटर है, वर्क करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थर्मोफाइल। थर्मोफाइल इज यूज्ड फॉर। थर्मोफाइल एक डिवाइस होती है जिसमें बहुत सारे जो है थर्मोकपल का यूज किया जाता है टू मेजर द हीट। और हीट किससे मेजर की जाती है? इंफ्रारेड रेडिएशन के द्वारा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। चलिए ऑप्शन देखिए,
मेजरिंग द ईएमएफ, जी नहीं, ऑप्शन ए नहीं होगा। मेजरिंग द करंट, नहीं, ये टेम्परेचर को मेजर करता है। ऑप्शन सी कन्वर्टिंग हीट एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ऑप्शन डी मेजरिंग एंड डिटेक्टिंग द हीट रेडिएशन। तो साफ पता चल रहा है 135 का होगा ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर। फिर से आपको बता दूं, थर्मोफाइल होता क्या है, ये एक डिवाइस है जिसमें लार्ज नंबर ऑफ थर्मोकपल्स का यूज किया जाता है टू मेजर द हीट, टू मेजर द टेम्परेचर थ्रू इंफ्रारेड रेडिएशन, आईआर रेडिएशन के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हुआ, मेजरिंग एंड डिटेक्टिंग द हीट रेडिएशन। होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट सपोर्ट द वेव नेचर ऑफ लाइट। जो ऑप्शन दिए गए हैं वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट कौन नहीं करता? इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, ऑप्शन सी पोलराइजेशन एंड ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो इसका राइट आंसर है 136 का ऑप्शन डी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्यों? क्योंकि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वेव नेचर को सपोर्ट नहीं करता, ये सपोर्ट करता है पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को। किसे सपोर्ट करता है? पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। आपको बता देता हूं कैसे। देखिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है, किसी मेटल पर कोई रेडिएशन पड़ती है आफ्टर सर्टेन फ्रीक्वेंसी, यानी जिस सर्टेन फ्रीक्वेंसी को कहा जाता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, उससे ज्यादा जब रेडिएशन आएगी तभी वहां से मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलना स्टार्ट होंगे, वो हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। लेकिन वेव थ्योरी क्या कहती है? वेव थ्योरी कहती है कि जैसे ही मान लीजिए इस मेटल पर रेडिएशन पड़ी, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाने चाहिए। लेकिन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जब तक वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को अचीव नहीं कर लेती रेडिएशन, तब तक इलेक्ट्रॉन नहीं निकलता। आफ्टर सर्टेन फ्रीक्वेंसी, जिसे थ्रेशोल्ड कहा गया है, उससे ज्यादा जब रेडिएशन आएगी फ्रीक्वेंसी की, तब जो है इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होंगे। तो इसलिए जो है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वेव थ्योरी को, वेव नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट नहीं करता, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट को सपोर्ट करता है। होप क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन लाइट वेव इंटरफेयर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इंटेंसिटी, बी एनर्जी, सी एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी मोमेंटम। इसका आंसर आप लोग करोगे, कमेंट सेक्शन में आंसर आ जाना चाहिए 137 का। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। कौन सा आंसर होगा ये आपके लिए होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 137, ठीक है। ऑप्शन ए इंटेंसिटी, बी एनर्जी, सी एम्पलीट्यूड, डी मोमेंटम। कमेंट में जरूर आंसर आना चाहिए इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। टू लेंसेज हैविंग पावर +6d एंड -d आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट, द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन। ये तो अभी जो 6th यूनिट हम ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे उसमें करवाया है कि पावर कैसे ऐड होती है। पावर इज इक्वल टू P1 + P2। एक कितना है हमारे पास +6d, दूसरा है -d विच इज इक्वल टू +5d। ये हमारे पास राइट आंसर आ गया। ऑप्शन क्या है? -2d, -4d, +4d, +2d। तो कोई भी ऑप्शन से इसका आंसर नहीं है, +5d इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर आप देखिए P1 मान लीजिए +6d है, P2 हमारे पास -2d होती, तब आता ये +4d, तब हमारा ऑप्शन से आ जाना है ऑप्शन सी इज अवर राइट आंसर। लेकिन उस केस में पावर होगी 6d एंड -2d। सिंपल सा फंडा है, पावर डायरेक्ट ऐड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो ये हमारा फिजिक्स के क्वेश्चन यहां पर खत्म हो गए। इसी के साथ 2019 कमीशन के जितने भी फिजिक्स के क्वेश्चन थे आपको मैंने करवा दिए। और आपने देखा होगा, अगर आपने मेरी क्लासेस रेगुलर अटेंड की है फिजिक्स की, हर एक क्वेश्चन जो है 1-2 को छोड़कर, मैं कहूंगा हार्डली 2 या 3 क्वेश्चन को छोड़कर सभी के सभी क्वेश्चन आपको नोट्स में मिलेंगे। ठीक है, तो मेरी क्लासेस को जरूर देखिए, आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक शेयर कीजिए। अगर अभी तक चैनल पर नए हो, आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। हाँ, जिन स्टूडेंट्स को मेरे चैनल की जरूरत है, जो टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन तक मेरे चैनल को पहुंचाना आपकी जिम्मेवारी है। अगर इस तरीके की और वीडियो चाहिए, ये 2019 का पेपर सॉल्व किया, आप चाहते हो कि 2018 का सॉल्व करिए, 2020 का सॉल्व करें,
16 या 15 उससे पहले का सॉल्व करें तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।